दिल्ली के जामा मस्जिद के पास वसीम नाम का एक आदमी छोटे से मकान में रहता था, जो मुर्ग मुसल्लम और रुमाली रोटी का ठेला लगाकर अपने परिवार को चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी फातिमा और एक बेटी सना रहती थी। एक दिन वसीम अपना मुर्ग मुसल्लम का ठेला लेकर घर से निकलता है। अम्मा मियाँ फातिमा, जल्दी से मुर्ग मुसल्लम के सारे मसाले दे दो, मैं तो ले जाने भूल ही गया। जी अभी लाई। फातिमा भागकर जल्दी से वसीम को मसाले लाकर देती है और वसीम अपना ठेला लेकर चल देता है और अपने ठिए पर ठेले को लगाता है और ग्राहकों को आवाज लगाने लगता है। अरे आओ आओ, गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम रुमाली रोटी के साथ खाओ भाई, आओ आओ। वसीम ग्राहकों की राह देख रहा होता है कि तभी उसकी आवाज सुनकर उसके पास इमरान नाम का एक ग्राहक आता है। अम्मा मियाँ कैसे हो वसीम भाई, आज बहुत दिन से मुर्ग मुसल्लम का ठेला लगाया। अम्मा मियाँ वो भाई मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अब ठीक है आपकी बेटी भाई? हाँ भाई अब ठीक है, अल्लाह के रहम है। जरा अब मेरे लिए अपने हाथों का बढ़िया सा मुर्ग मुसल्लम लगा दो और साथ में रुमाली रोटी भी दे देना। हाँ ठीक है भाई, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा मुर्ग मुसल्लम लगाकर तैयार कर देता हूँ। ठीक है, आज मैंने अपनी खाला के हाथों के बने मसाले डालकर मुर्ग मुसल्लम को तैयार किया है। अम्मा मियाँ तो देर किस बात की, अब जल्दी से एक प्लेट मुर्ग मुसल्लम के लगा दो ताकि उसे खाकर मुझे भी मजा आ जाए। तभी वसीम इमरान के लिए मुर्ग मुसल्लम की प्लेट लगाकर उसको दे देता है। इमरान उसको खाकर कहता है, वाह वसीम मियाँ वाह, आपके मुर्ग मुसल्लम की तो बात ही कुछ और है। इमरान वसीम को पैसे देकर वहां से रवाना हो जाता है। ऐसे ही वसीम के पास दिन के 20-30 ग्राहक आ जाते हैं और उसकी दिन की 1000 तक की कमाई हो जाती थी। और जब शाम को वसीम वापस अपने घर पर आता है तो वो अपनी फूफो को घर आया हुआ देखता है। या अल्लाह, आ गए आप? आपकी फूफो कब से आपकी राह देख रही थी। हाँ फातिमा, वो आज ग्राहकों की भीड़ थोड़ी ज्यादा थी और आज सारा मुर्ग मुसल्लम भी खत्म हो गया है। अरे वसीम बेटा, मैं तो कब से तेरी राह में बैठी थी कि वसीम आएगा तो मुर्ग मुसल्लम बचा कर लेकर आएगा तो मैं भी खाती जाऊंगी। अरे आपकी फिक्र कर रही हो फूफो, नहीं बचा तो कोई नहीं, आप बस 10 मिनट बैठो, मैं अभी आपके लिए मुर्ग मुसल्लम बनाकर लाया। वसीम रसोई में जाता है और मुर्ग मुसल्लम बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म मुर्ग मुसल्लम तैयार करके लाता है और वसीम का पूरा परिवार मुर्ग मुसल्लम को रोटी के साथ मजे से खाता है। वाह वसीम बेटा, आज तो मजा ही आ गया मुर्ग मुसल्लम खाकर। पेट तो भर गया पर मन अभी तक नहीं भरा मेरा। थोड़ी देर बाद वसीम के घर से उसकी फूफो चली जाती है और वसीम बचा हुआ मुर्ग मुसल्लम अपनी फूफो के घर के लिए रख देता है। वसीम का मुर्ग मुसल्लम लोगों को इतना ज्यादा पसंद था, ग्राहक तो छोड़ो, उसके रिश्तेदार भी उसके घर पर आकर खाते थे। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन वसीम के ठेले के सामने आरिफ अपना बिरयानी का ठेला लगाकर बिरयानी बेचने लगता है। जहां वसीम 120 रुपए की मुर्ग मुसल्लम की प्लेट बेचता था, वहीं दूसरी तरफ आरिफ 70 रुपए की बिरयानी बेचता था, जिस वजह से आरिफ के ठेले पर ग्राहक ज्यादा आने लगे थे और वसीम की कमाई लगभग चौपट हो गई थी। अम्मा मियाँ, सुबह से अपने ठेले पे खड़ा हूँ लेकिन कोई भी ग्राहक यहाँ पर आने को तैयार ही नहीं हो रहा है। जब से आरिफ भाई से अपना ठेला लगाया है, जब से मेरा काम बंद ही हो लिया है। एक बार आरिफ भाई से बात करके देखता हूँ। तभी वसीम आरिफ के ठेले के पास जाता है और उसे कहने लगता है, आरिफ भाई, जब से आपने अपना ठेला यहाँ लगाया है, जब से मेरा काम तो बंद ही हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ठेला जल्दी ही बंद हो जाएगा, इसलिए आपसे मेरी विनती है, आप अपना ठेला कहीं और लगा लीजिए। देखो मियाँ, आप भी यहाँ कमाने आए हो और मैं भी यहाँ कमाने आया हूँ। रही बात कमाई की तो सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं और मुझे क्या लेना देना तुम्हारे ठेला चले ना चले। मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। चलो हटो, अब मुझे अपना काम करने दो। अम्मा मियाँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे यहाँ प्यार से बात करने आया हूँ और तुम हो कि लड़ने को ही सवाल हो रही है। ए भैया, ऐसा मत करो यार, हम सबको खुदा के घर जाकर हिसाब देना है। ओ देखो भाई, मुझे यहाँ खड़े होकर ज्ञान मत दो, समझे? मैं अपना ठेला यहाँ से कहीं नहीं हटाने वाला और तुम्हें मेरे ठेले से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, तो तुम अपना ठेला हटाकर कहीं और लगा लो भैया। आरिफ की ये बात सुनकर वसीम को बहुत बुरा लगता है और सारा दिन अपने ठेले पर मायूस सा खड़ा रहता है और रात को अपने घर वापस आ जाता है और उसको उदास देखकर फातिमा उससे कहती है, क्या हुआ जी, आज तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? फिर वसीम उसको सारी बातें विस्तार से बता देता है। ये बात सुनने के बाद फातिमा ने कहा, ठीक कह रहा है वो, आप ही अपना ठेला कहीं और लगा लो। वैसे भी जिन लोगों को आपका मुर्ग मुसल्लम पसंद है वो तो फिर भी आपके ही पास आएंगे ना। तभी कुछ सोचकर वसीम कहता है, फातिमा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं मुर्ग मुसल्लम के रेट कम करके और सस्ता माल लगाकर बेचने लगूं।
नहीं जी, दाम घटने से सिर्फ नुकसान होता है। लोगों को लगेगा कि इनके खाने में दम नहीं है। और रही बात सस्ता माल लगाने की, हम लोग मुसलमान हैं, जमीर के पक्के, और ये सब हमको इजाजत नहीं देता। वसीम को फातिमा की बात बिल्कुल ठीक लगती है और फिर वो अगले दिन खुद से ही अपना ठेला लगाने की जगह को बदल लेता है और एक फैक्ट्री के बाहर बेचने लगता है। और वहाँ पर कई सारे फैक्ट्री के लोग मुर्ग मुसल्लम खाने आया करते थे। फिर एक दिन उसके ठेले पर एक ग्राहक आता है और उससे कहता है, भाई आप मुर्ग मुसल्लम तो बहुत अच्छा बेचते हो और साथ में रुमाली रोटी खाकर तो हा मजा ही आ जाता है। पर एक बात कहूँ भाई, आजकल लोगों को रोटी से ज्यादा चावल खाने पसंद है। तुम मुर्ग मुसल्लम के साथ रोटी और चावल भी बेच सकते हो। जिसको चावल खाने वो चावल खा लेगा और जिसको रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। उस ग्राहक की बात सुनकर वसीम को अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी ग्राहक ने उसका हौसला बढ़ाया था और उसकी तारीफ भी की थी। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, अम्मा मैंने सोच लिया फातिमा, मैं अपनी जगह नहीं बदलूंगा और कल से मैं अपना ठेला उसी जगह पे लगाऊंगा और मुझसे हार मानकर आरिफ को ही अपना ठेला कहीं और लगाना पड़ेगा। ऐसा भूलकर वसीम कल से अपना ठेला पहली वाली जगह पर ही लगाने लगा और रोटी के साथ चावल भी बेचने लगा। वो 60 रुपए में मुर्ग मुसल्लम के साथ चावल और रोटी भी बेचने लगता है, क्योंकि उसको रोटी का खर्चा बच रहा था और चावल राशन पर से उसको मिल ही रहा था। उस दिन से आरिफ के ठेले पर लोग अब बिरयानी खाने कम आने लगे थे, क्योंकि उनको 60 रुपए में अच्छा खाना खाने के लिए मिल रहा था। वहीं आरिफ की थाली बिरयानी 70 रुपए की आती थी। और शाम को आरिफ अपने घर पर आता है, सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी तो इसमें ज्यादा परेशान होने की क्या बात है, आप 40 रुपए की बिरयानी बेचने लगे और रात के अंधेरे में थोड़ा सस्ता मांस खरीद कर लाया कीजिए और उसकी बनाकर बिरयानी बेचने लगे। कौन सा किसको पता चल रहा है कि आप कैसा मांस डाल रहे हो। वैसे तो तुम ठीक कह रही हो आलिया, और ऐसे तो लोग 40 रुपए में बिरयानी का नाम सुनकर हमारे ठेले की तरफ दौड़े चले आएंगे। फिर देर किस बात की जी, आप कल से ही 40 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दीजिए। अगले दिन से आरिफ ऐसे ही करने लगता है और रात को खराब मांस खरीद कर लाता है, उसकी बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और ग्राहकों को उस बिरयानी के खाने से तबीयत खराब हो जाती है। जो भी ग्राहक इस बारे में जाकर उससे बहस करता, उसको आरिफ डांट कर अपने ठेले पर से भगा देता था। अब धीरे धीरे आरिफ के ठेले पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं और बाद में उसका काम बंद हो जाता है। तभी उसके पास वसीम आकर बोलता है, आरिफ मियाँ, लगता है अब हमारी आपस की जंग बहुत हो गई है। आपने भी ग्राहकों की सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ कर लिया। आप जिस मांस वाले से रात को खराब और सस्ता मांस लेकर आते हो ना, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है और उसकी तुम लोग बिरयानी बनाकर बेचते हो। लेकिन मैं चाहता तो ये तुम्हारे ग्राहकों को बता देता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अरे तुम मुझे ये बात बोलकर डरा रहे हो क्या है, ताकि मैं अपना ठेला यहाँ से हटा लूं? मियाँ नहीं भाई, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कब का कर चुका होता और ग्राहकों से तुम्हें पिटवा भी सकता था और खुद भी खाओ कमाओ और कभी भी खराब माल का इस्तेमाल ना करें, वरना तुम्हें बिरयानी में खराब मांस डालकर बेचने के कारण जो है ना, जेल भी हो सकती, समझ गए। वसीम की ये बात सुनकर आरिफ को अपनी गलती का एहसास होता है और वसीम से वो अपनी गलती की माफी मांगता है और खुद से ही आरिफ अपना ठेला कहीं और लगा लेता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से बिरयानी बेचने लगता है, जिससे दोनों के काम अच्छे चलने लगते हैं। वसीम और आरिफ के बीच में भाईचारा भी अच्छा हो जाता है और दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुषमा और सुमन दोनों देवरानी जेठानी के घर आमने सामने थे। जेठानी सुषमा के घर वेज खाना बनता था और देवरानी सुमन के घर नॉनवेज बनता था। जब भी सुमन के घर नॉनवेज बनता तो उसकी महक सुषमा के घर तक जरूर पहुंचती थी, जैसे आज पहुंच रही थी। दीपक, सुमन चाची आज खाने में क्या बना रही हैं? बहुत खुशबू आ रही है। रिंकू भैया, वो मम्मी आज चिकन बिरयानी बना रही हैं। आज हम सबका चिकन बिरयानी खाने का मन था, इसलिए। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर रिंकू के मुंह में पानी आ जाता है। तभी सुमन आंगन में आ जाती है। चाची जी, आपने चिकन बिरयानी बनाई है? हाँ, बस बना कर ही आई हूँ, खाओगे? पर मम्मी ने तो राजमा चावल बनाए हैं। छोड़ो ना, राजमा चावल तो हम रोज ही खाते रहते हैं। हाँ चाची, मैं बस अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। चाची मैं भी आ जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने बहुत सारी चिकन बिरयानी बनाई है, सब मिलकर खाएंगे। रिंकू और गिन्नी दोनों सुमन के घर खाना खाने के लिए जाने लगे। तभी सुषमा ने उन्हें रोक दिया। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खाना नहीं खाना क्या? नहीं मम्मी, मैं और गिन्नी चाची के घर जा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ चिकन बिरयानी बनाई है। ये राजमा चावल हम कल खा लेंगे। तुम दोनों की रोजाना की आदत है, जब खाना ही नहीं होता तो बनवाते क्यों? तुम दोनों को भी हर समय नॉनवेज खाने की आदत पड़ती जा रही है।
पता नहीं सुमन को भी नॉनवेज की क्या लत है, अपने साथ साथ पूरे घर को नॉनवेज खाना सिखा दिया है। तो नॉनवेज खाने में बुराई ही क्या है माँ? अच्छी बात है। अब सुषमा ने तो इतने सालों में बच्चों को और मुझे कभी खिलाया नहीं। सुमन के आने के बाद कम से कम बच्चों को नॉनवेज मिल जाता है। राजेश भैया, थोड़ी सी चिकन बिरयानी दे दूं, खाओगे? अभी खाना तो नहीं खाया? अरे कहाँ खाया है यार, तुम्हें तो पता है मैं राजमा नहीं खाता हूँ। बिरयानी खिला दे, बहुत मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। हाँ हाँ देता हूँ भैया। पूरे घर में सुमन की बहुत तारीफ होती थी। उसके नॉनवेज के सामने वेज खाना घर में किसी को अच्छा नहीं लगता था, सिवाय सुषमा और उसकी सास के। सुमन अक्सर ही बदलकर नॉनवेज डिश बनाती रहती थी, कभी फिश करी, कभी अंडा करी, कभी मटन चिकन की तरह की डिशेस। और इधर सुषमा भी वेज बनाने में कुछ कम नहीं थी। उसका वेज खाना बहुत ही टेस्टी बनता था, पर अभी नॉनवेज खाने वालों को वेज की कदर नहीं हो रही थी। सुनो, आज तो मैंने आपकी पसंद की मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया, आप खा ही नहीं रहे। नहीं, मैं कल खा लूंगा। आज सुमन ने बटर चिकन बनाया है, आज मेरी वही पार्टी है। तुम और माँ खा लेना, बच्चे भी मेरे साथ उधर ही खाना खा रहे हैं। ये तुम लोगों ने रोजाना का क्या चक्कर बना रखा है? जब देखो सुमन के घर नॉनवेज खाने के लिए चले जाते हो। अरे अपने घर का साधारण भोजन तुम्हें बुरा लगता है? आजकल साग का सीजन है, मक्के की रोटी सरसों का साग कितना अच्छा लगता है, और तुम हो जो शाकाहारी चीज कुछ भी नहीं खाते हो। तभी सुमन भी आ जाती है। अरे माँ जी भाभी, आप भी उधर ही आ जाओ ना, कुछ वेज बना लेंगे, इकट्ठे खाना खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल उधर नहीं खाना खा सकती, मुझे तो वैसे भी मांसाहारी भोजन से घृणा है, मैं नहीं खाऊंगी उधर खाना। सुमन तुम तो जानती हो मैं और माँ जी उन बर्तनों में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते जिनमें नॉनवेज बनता है। कोई बात नहीं, तुम लोग खा लो, इधर मक्के की रोटी सरसों का साग बना हुआ है, मैं और माँ जी वही खा रहे, तुम खाओगी क्या? सुषमा की बात सुनकर सुमन जोर से हंस पड़ती है, साथ में नरेश भी हंसने लगता है। भाभी, नॉनवेज के सामने वेज कुछ भी नहीं है, ये लोग नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते। जब नॉनवेज सामने रखा हो तो बिल्कुल भी वेज को मुंह नहीं लगाएंगे। मैं इन सबको अच्छे से जानती हूँ, ये मेरे हाथ का बना हुआ बटर चिकन बहुत शौक से खाते हैं। भाभी, अब आप भी वेज बनाना छोड़ दो, नॉनवेज खाना शुरू कर दो। उस दिन पहली बार सुषमा को बहुत बुरा लगा, उसका दिल बहुत दुखा। अब उसने खाना बनाना बहुत कम कर दिया। उसे पता था कि अगर वो शाकाहारी खाना बनाएगी तो कोई नहीं खाएगा, सब मांसाहारी खाना ही खाएंगे। वो बस अपनी सास और अपने लिए वेज खाना बनाती थी। सुषमा ने सुबह का नाश्ता बनाना भी बंद कर दिया। मम्मी, आज आपने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, अब मैं कोई नाश्ता नहीं बनाया करूंगी। तुम्हें तो नॉनवेज पसंद है ना, जाओ चाची के घर जाओ और वही नाश्ता करना। क्या बात है, आज कुछ खाने का नहीं? तुम लोग घर पर खाते ही कब हो जो सुषमा बनाए? तुम्हें तो सारा दिन सुमन के घर जाना होता है ना, तो अब वहीं चले जाओ, उसने कुछ बनाया होगा। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। आज मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, और आज तो क्या, मैं अब कभी भी आप सबके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। अगर खुद बनाकर खा सकते हो तो खा लो। सुषमा अब अपनी सास और अपने लिए ही खाना बनाने लगी। उसने राजेश और बच्चों के लिए खाना बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब राजेश और बच्चे बहुत परेशान हो गए। वो सुमन के घर भी बार बार जाकर कुछ खा नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ नॉनवेज खाने के लिए बुलाती थी। एक दिन सुमन बहुत बीमार पड़ गई, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया, इस वजह से वो बहुत कमजोर हो गई और घर के काम नहीं कर पाई, घर में खाना भी नहीं बनता था। सुमन, मैं सुषमा भाभी को बोलता हूँ, तुम्हारे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बना देंगी। नरेश, भाभी तो पहले ही भैया और रिंकू गिन्नी से नाराज है, वो उनके लिए भी कुछ खाने का नहीं बनाती, तो मेरे लिए कैसे बनाएंगी? एक बार बोलकर देख लेता हूँ, या रहने दो, चलो मैं कोशिश करता हूँ, शायद बना लूं। नरेश रसोई में खिचड़ी बनाने लगता है, तभी सुषमा डिब्बे में खिचड़ी भर कर ले आती है। नरेश भैया, रहने दो, आप नहीं बना पाओगे, मैं खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। सुमन, ये लो खिचड़ी खा लो, तुम्हारे लिए अच्छी है। सुमन बहू, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है, डॉक्टर कह रहा था मैंने बासी चिकन खा लिया, इस वजह से मुझे टाइफाइड हुआ। खाने में खिचड़ी दलिया सब्जियों का सूप वगैरह बोला है। नॉनवेज अभी बिल्कुल मना किया है, क्योंकि आजकल नॉनवेज बहुत खराब आ रहा है, मार्केट में सड़ा हुआ नॉनवेज बेच रहे हैं, इसीलिए वही नुकसान कर गया है। पर मेरी तो वेज खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं है। अरे तुम इस हालत में खाना थोड़ी बनाओगी, टेंशन मत लो, मैं और माँ जी सब संभाल लेंगे, तुम कुछ दिनों तक आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। नरेश भैया, मैं नॉनवेज नहीं बनाती, आप वेज खा लोगे ना? सुषमा की ये बात सुनकर नरेश ने हाँ में सिर हिला दिया। उस दिन घर में सिर्फ वेज बना, नॉनवेज नहीं। दीपक बेटा, मैं नॉनवेज नहीं बना सकती तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे लिए वेज चाप और शाही पनीर बनाया है, अपनी ताई जी को खाकर बताओ कैसा बना है। सचमुच बहुत टेस्टी है ताई जी, आप तो वेज खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये तो नॉनवेज से भी अच्छा है। तो और क्या, वेज खाना नॉनवेज खाने से बढ़िया ही बनता है। कुछ समय बाद सुमन ठीक हो गई। मैं सोच रही हूँ अब नॉनवेज खाना बंद कर देते हैं, पता नहीं जब से वेज खाना शुरू किया है नॉनवेज खाने का मन ही नहीं करता। हाँ, तो जबरदस्ती थोड़ी है, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी वेज ही खाया करेंगे।
तुम भी अब वेज खाना बनाया करना, सुषमा भाभी की तरह। उस दिन के बाद सुमन के घर में नॉनवेज बनना बंद हो गया। अब वो भी सुषमा की तरह वेज खाना बनाती थी। माँ जी, भाभी, आज तो आप मेरे घर में खाना खा सकते हो ना, अब मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो मैं जरूर खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का खाना। मैं भी अपनी देवरानी के हाथ का खाना जरूर खाऊंगी। मुझे खुशी है कि तुमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब दोनों तरफ जो भी बनेगा हम एक दूसरे को खाने के लिए जरूर देंगे। सुमन को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगता था कि वो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकती, पर ऐसा कुछ नहीं था।